गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नई क्लास के साथ यहाँ पर आए हैं। मैं मीना कालोया SKG एविम स्कूल से। मैं आज आपको इंग्लिश लिटरेचर की क्लास कराने जा रही हूँ। इंग्लिश लिटरेचर में अपनी जो 12th में जो अपना सिलेबस है उसको लेकर के जो अपना टॉपिक है वो है शॉर्ट स्टोरी। और शॉर्ट स्टोरी में जो आज अपना टॉपिक चलेगा वो है एवलाइन। एवलाइन के अंदर क्या दे रखा है और क्या है ये, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, इसके जो राइटर है वो है जेम्स जॉयस। क्या नाम है इनका? जेम्स जॉयस। तो मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपनी इस इंग्लिश लिटरेचर की क्लास में, जिसमें कि हम आज शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे और शॉर्ट स्टोरी में एवलाइन हम पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है कुंवारी कन्या। अब हम पढ़ते हैं कि वास्तव में ये जो लिखा गया है ये किसके बारे में लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, कैसे लिखा गया है। तो देखिए, पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा देती हूँ जो आपकी इस बुक में है। इसके बाद मैं इसको और शॉर्ट वे में क्या कर दूँगी, एक्सप्लेन कर दूँगी, और आपके पास उसकी जो फ़ोटो है वो मैं आपको सेंड कर दूँगी। अभी तो आप जो वीडियो में भेजूँगी उससे आप पढ़ना, आपको नहीं समझ में आए तो आप ज़रूर पूछना। तो देखिए, पहले हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं जेम्स जॉयस का, और इनका जो टाइम था वो था 1882 1941। तो देखिए, जेम्स जॉयस इज़ ए मेजर लिटरेरी फिगर ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 20th सेंचुरी। देखो, 20वीं सदी के क्वार्टर में जेम्स जॉयस की ने जो लिटरेरी फिगर का यूज़ किया था वह वास्तव में बड़ा मेजर था। ही इज़ known for his bold experiment in narrative techniques in fiction। देखो, फिक्शन जो है उसके लिए बताया गया है। एक फिक्शन का मतलब भी क्या होता है? उपन्यास होता है। तो देखिए वो क्या कह रहा है, ही इज़ नोन फॉर हिज बोल्ड एक्सपेरिमेंट्स इन नैरेटिव टेक्निक्स, कि उनको जाना जाता है किसको लेकर के? नैरेटिव का मतलब होता है कथात्मक, टेक्निक्स यानी तकनीकी। उनका जो कथात्मक जो तकनीकी थी बोलने की, कहने की या कथा को अभिव्यक्त करने की, वह वास्तव में बड़ी एक्सपेरिमेंट्स थी, बोल्ड एक्सपेरिमेंट से जुड़ी हुई थी। किस में लेकर के? फिक्शन में लेकर के। एंड यूलिसिस इज़ हिज मोस्ट फेमस वर्क। और यूलिसिस जो फेमस है इंग्लिश लिटरेचर में, वह क्या है? एक मोस्ट फेमस फिक्शन है। एवलिन इज़, इसको एवलिन भी बोल सकता हो, एवलिन भी। एवलिन इज़ वन ऑफ द 15 स्टोरी ऑफ द डबलिन लाइफ एंड दैट फ्रॉम द डबलिनर्स। देखो, डबलिनर्स जो लोग थे उनसे ये कहानी ली गई है एवलिन। एवलिन का जो 15 जो स्टोरी थी उसमें से ये एक स्टोरी है। फर्स्ट पब्लिश इन 1914। ये कब पब्लिश हुई थी? 1914 में। इट इज़ ए सिम्फेटिक पोर्ट्रेयल। देखो, पोर्ट्रेयल का मतलब होता है शब्द चित्र, सिम्फेटिक यानी होता है सहानुभूति, ऑफ एवलिन। तो इट इज़ ए सिम्फेटिक पोर्ट्रेयल ऑफ एवलिन हु हैज़ विद इन हर रिच एस्केप फ्रॉम द डर्जरी ऑफ हर लाइफ। डर्जरी का मतलब होता है नीरस, बोर लाइफ, बट कैन नॉट गैदर इनफ करेज टू सीज इट। सीज का मतलब होता है जकड़न। तो देखिए, इट इज़ द सिम्फेटिक पोर्ट्रेयल ऑफ एवलिन। ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये कहानी पढ़ने जा रहे हैं, ये एवलिन की जो एवलिन है उसका एक शब्द चित्र है। हु हैज़ विद इन हर रिच, जिसमें भी बताया गया है कि वह, एस्केप का मतलब होता है पलायन करना, वो पलायन कर रही है कहाँ से? अपने जीवन की निरस्ता से, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती है अधिकतम। ही बट कैन नॉट गैदर, लेकिन वह नहीं कर सकती है, वह इतना साहस जुटा नहीं पाती है, करेज टू सीज इट, कि वह उसको जकड़ सके, उसको उससे दूर जा सके, ऐसा वह नहीं कर पाई। तो हम यहाँ पर ये बताते हैं कि एक लड़की जिसकी माताजी एक्सपायर हो चुकी है और वह क्या करती है? सेरोगेटर जो मदर होती है उसकी क्या करती है? भूमिका का निर्वाह करती है। तो अब मैं थोड़ा बोल रही हूँ, आप उसको लिखना, ठीक है? और नहीं समझ में आए तो हम लाइव क्लास में उसका डिस्कस करेंगे। मैं एक एक लाइन को 2 बार रिपीट करूँगी,
आप उसको लिखोगे कॉपी के अंदर ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं फिर से बोल रही हूँ, देखो ये तो अपने पास बुक में था और अब मैं जो बोल रही हूँ वो आप लिख लेना साथ साथ में और साथ साथ में इसको समझ भी लेना। पहली लाइन में बता रही हूँ, अबाउट द ऑथर जेम्स जॉयस 1882-1941 was an Irish novelist and poet who is regarded as one of the most influential and celebrated writers of the 20th century। मैं वापस बोल रही हूँ ये लाइन देखना, जेम्स जॉयस 1882-1941 was an Irish novelist and poet who is regarded as one of the most influential and celebrated writers of the 20th century। जेम्स जॉयस जो है वह एक आयरिश उपन्यासकार है और कवि था जिन्होंने 20वीं सदी का सबसे अधिक प्रभावशाली और ख्याति नाम लेखकों में से एक नाम माना जाता है। आगे देखिए, जॉयस वाज ए मास्टर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जॉयस जो थे वह मास्टर थे इंग्लिश लैंग्वेज के एंड हिज लैंडमार्क बुक यूलिसेस इज ऑफन हेल्ड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट नॉवेल्स एवर रिटन। देखिए, हेल्ड का मतलब क्या होता है, अभिवादन करना। तो देखिए, जॉयस वाज ए मास्टर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड हिज लैंडमार्क बुक यूलिसेस ऑफन हेल्ड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट नॉवेल्स एवर रिटन। कि यूलिसेस जो बुक है वह किसके द्वारा लिखी गई है, जेम्स जॉय के द्वारा लिखी गई है, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई है और ये सबसे उत्तम लेखन कला थी उनकी, यूलिसेस, जिसको कि बड़ा उत्तम माना गया है। हिज एक्सप्लोरेशन ऑफ लैंग्वेज, देखो बेटा एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है खोज करना। उन्होंने खोज भाषा के क्षेत्र में एक अच्छी खोज की थी। एंड न्यू लिटरेरी फॉर्म शोड नॉट ओनली हिज जीनियस एज ए राइटर बट स्पॉन्ड ए फ्रेश अप्रोच फॉर नॉवेलिस्ट। उनकी भाषा के क्षेत्र में जो खोज है वह लिटरेरी न्यू फॉर्म को लेकर ही नहीं है बल्कि वह एक उदार राइटर थे और इसके साथ साथ वे एक अच्छे फ्रेश अप्रोच को प्राप्त करने वाले नॉवेलिस्ट थे। वापस एक बोल के सुनाती हूँ मैं आपको, अबाउट द स्टोरी। देखिए, ये जो मैंने अभी आपको बोला है इसका पिक आपके पास पहुँच जाएगा ताकि आप उसको देख लेना और उसको समझ लेना। द स्टोरी, अब देखो हम स्टोरी के बारे में जानना चाहते हैं, स्टोरी के बारे में जानेंगे कि वास्तव में स्टोरी क्या है। द स्टोरी ए साइकोलॉजिकल स्टडी इन फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन की है एक, देखो फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है फ्रस्ट्रेट हो जाना, कोई व्यक्ति कुंठित हो जाना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाना। तो देखो, द स्टोरी इज साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ये जो कहानी है ये मनोवैज्ञानिक अध्ययन है किसी कुंठा का। is about a young woman who longs to escape from the tyranny of her father and responsibility of surrogate motherhood thrust of her after the death of her mother। who longs की मतलब होती है इच्छाएं। is about a young woman, ये एक यंग वुमेन के बारे में है जिसकी की इच्छा है। टायरेनी का मतलब होता है तानाशाही, जो कि अपने पिता की तानाशाही से दूर भाग जाना चाहती है और किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी से दूर चली जानी जाती है, सेरोगेट मदर, ठीक है ना। सेरोगेट मदर की वह जो थोपी गई जिम्मेदारी है उनसे वह दूर चली जाना चाहती है। व्हेन शी इज़ ऑफर्ड एन एवेन्यू टू एस्केप, जब उसे भागने का एक अवसर या एक मार्ग मिलता है, शी डिस्कवर्स दैट शी लैक्स द स्पिरिट, तब उसे पता चलता है कि उसके अंदर उस चीज़ की आत्मा की कमी है, उसमें आत्मविश्वास की कमी है, द करीज, उसमें साहस की कमी है, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर टू टेक इट, और जो उसके चरित्र में जो ताकत की कमी है उसके कारण वह ये कार्य नहीं कर सकती है। तो अभी आप ये सोचोगे कि दीदी ने ये दो जो चीज़ें हमें बताई है अबाउट दी ऑथर, देखो इसमें हमने पढ़ा है अपनी बुक में, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो इजी लैंग्वेज है उसमें मैंने आपको बोल करके बताया है। फिर भी
यदि आपको समझ में नहीं आता है तो हम क्या करेंगे कि जो मैंने आपको पिक सेंड करूँगी मैं, उससे आप उसको देखना, नहीं समझ में आए तो हम इससे डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। मैंने आपको इजी लैंग्वेज में बताया है अबाउट द राइटर, अबाउट द स्टोरी। यानी हम कह सकते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसमें एक साइकोलॉजी को समझा जाता है, किसका, कि जो एक कुंवारी कन्या है, एक कन्या है जिसकी माता मर चुकी है, उसके ऊपर अपने घर की क्या क्या जिम्मेदारियां आ जाती हैं और इन रिस्पॉन्सिबिलिटी से वह फार अवे होना भी चाहे तो वह हो नहीं सकती है, क्योंकि उसके अंदर इतना करीज नहीं आता है, वह इनसे दूर नहीं जा सकती है। तो अब हम इस कहानी के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं कि इस कहानी में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, पहला जो अपना पैराग्राफ है उसको हम पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं, पहले तो मैं हार्डवर्ड आपको बता देती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए कि वास्तव में क्या क्या हार्डवर्ड है और उनके मीन क्या होंगे। देखो, सबसे पहला जो वर्ड है वो है इन्वेड, और इन्वेड का मतलब होता है अटैक। इन्वेड का मतलब क्या होगा, अटैक, ठीक है। और एवेन्यू, एवेन्यू का मतलब होता है रास्ता। क्या होता है, रास्ता, जिसको हम बोलते हैं ए वाइड स्ट्रीट, ए वाइड स्ट्रीट। पहला अपना वर्ड है इन्वेड, INVAD, इन्वेड, ठीक है। देखो यहाँ पर इन्वेड, पहला अपना वर्ड है इन्वेड, और इसका मतलब देखो मैं हार्डवर्ड के आपके निशान लगा देती हूँ ताकि आप उसको क्या कर लोगे, लिख लोगे अलग से। ठीक है, तो देखिए पहला जो वर्ड अपना है वो क्या है, इन्वेड। इन्वेड का मतलब होता है अटैक करना या आक्रमण करना। दूसरा अपना है एवेन्यू, और एवेन्यू का मतलब अपना क्या होगा, रास्ता, यानी ए वाइड स्ट्रीट। ओके, आगे देखिए, कर्टेन अपने को पता ही है, पर्दा। क्लैकिंग, आगे ये अपने 4 लाइनें पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे। देखो, सी सेट, सी किसके लिए आया है, उस लड़की के लिए आया है। सी सेट एट द विंडो वॉचिंग द इवनिंग इन्वेड द एवेन्यू। इन्वेड का मतलब ऐसे आक्रमण होता है, लेकिन यहाँ पर क्या आया है, डिसेंडिंग करने से आया है, ठीक है, डिसेंडिंग यानी उतरना। तो सी सेट एट द विंडो वॉचिंग द इवनिंग इन्वेड द एवेन्यू, वह देखती है विंडो के पास खड़ी होकर के कि जो रास्ता है उसमें क्या हो गई है, शाम उतर आई है या शाम का आक्रमण हो गया है। हर हेड वॉज leaned against the window curtains and her nostril was the odor of dusty cretonne, cretonne. She was tired. देखो, उसकी वह झुकी हुई है किसके पास, विंडो के पर्दे के पास, और उसके नथुनों में खुशबू आ रही है किसकी, धूल से भरे हुए उस छोटे से पौधे की, ठीक है। सी वाज, वह बहुत ज़्यादा क्या हो चुकी है, थक चुकी है। देखो, क्रेटेन का मतलब एक पौधा भी होता है, क्रेटेन का मतलब यहाँ पर हम धूल से भरे हुए सूती कपड़े के लिए भी यूज कर सकते हैं। ओके, आगे देखिए। अब इसमें जो वर्ड है उसको हम देखेंगे, कौन कौन से वर्ड है। देखिए आगे देखिए, यहाँ पर फुट स्टेप्स यानी फुटपाथ, क्लैकिंग यानी बकबक, कंक्रीट यानी कंक्रीट, पेवमेंट यानी रास्ता, फुटपाथ, ठीक है। क्रंचिंग, क्रंचिंग, क्रंचिंग का लिखिए, क्रंचिंग, क्रंचिंग का है टू मेक ए साउंड, टू मेक ए लाउड नॉइज लाइक द साउंड ऑफ समथिंग बीइंग क्रस्ड, यानी कुचलने की आवाज़, ठीक है, कुचलने की आवाज़। सिंडर पाथ यानी जैसे अंगीठी में से आवाज़ आती है ना, कोयले जलते हैं, जलते हुए कोयले की, यानी जब धूप में तपती हुई जो रोड होती है उसके लिए यूज़ किया गया है। आगे देखिए, आगे बीच में इनमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसको कि मैं आपको बताऊं, तो देखिए हम पढ़ते हैं, आप समझिए इसको थोड़ा। फ्यू पीपल पास्ट, कुछ लोग वहाँ से गए थे, ठीक है, बहुत कम।
फ्यू आया है, ध्यान रखना बच्चों, थोड़ा सा इस पे ध्यान देना। फ्यू, फ्यू क्या है हमारे लिए, क्या है फ्यू? डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स में फ्यू का यूज़ हम कहाँ करते हैं अपने को पता है ना, नए मात्र के लिए, है ना। और काउंटेबल नाउन के साथ आता है, पीपल काउंटेबल नाउन है। तो कुछ लोग, कुछ मतलब बहुत कम लोग गए थे। द मैन आउट ऑफ द लास्ट हाउस पास्ट ऑन हिज वे होम, कि वह व्यक्ति जिसका कि लास्ट में घर था वह वहाँ से गया था। सी हियर्ड हिज फुटस्टेप क्लैकिंग अलोंग द कॉन्क्रीट पेवमेंट and afterwards touching on the cinder path before the new red houses. उसने उसके फुटस्टेप, उसके पदचाप को सुना था। क्लैकिंग का मतलब क्या बताया था मैंने, चैटर करना, आवाज़ आना, है ना। तो उसकी आवाज़ करते हुए जो कि उस कंक्रीट के फुटपाथ से जा रहा था और उसके कुचलने की आवाज़ आ रही थी। कहाँ से आ रही थी? कुचलने की सी आवाज़ आ रही थी उन नवीन रेड रंग के जो मकान थे के सामने से, ठीक है, न्यू रेड हाउस के सामने से उसकी आवाज़ आ रही थी। वन टाइम देयर यूज टू बी ए फील्ड देयर इन विच दे। अब देखिए यहाँ पर वन टाइम आ गया है, दैट मीन्स वो पहले की बात यहाँ पर करने जा रही है। देखिए वन टाइम देयर, है ना, ए फील्ड देयर विच दे यूज टू प्ले एवरी इवनिंग विद अदर पीपल्स चिल्ड्रन। अब वो यहाँ पर बता रही है, अपनी पुरानी यादों के बारे में बात कर रही है कि एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि वहाँ पर क्या होती थी, खुली जगह हुआ करती थी, कोई भी मकान नहीं हुआ करता था और हम लोग क्या करते थे, वहाँ पर सभी लोगों के बच्चे वहाँ पर खेला करते थे। देन ए मैन फ्रॉम दी बेलफास्ट ब्रॉट द फील्ड एंड बिल्ट हाउसेज इन इट। तब एक बेलफास्ट से क्या हुआ, एक आदमी आया और उसने क्या किया, उस जगह को खरीद लिया और उसने उस पर घर बना दिए। नॉट लाइक देयर लिटिल ब्राउन हाउसेज ब्राइट ब्रिक्स हाउसेज विद दी शाइनिंग रूफ्स। उसने वैसे घर नहीं बनाए जैसे कि हमेशा वहाँ पर बने हुए थे, पहले से बने हुए थे ब्राउन हाउसेज, लेकिन उसने ब्राइट ब्रिक्स यानी चमकती हुई जो ईंट थी, ब्राइट थी, उससे उस घर को बनाया और उसकी छत भी कैसी थी, चमकीली थी। द चिल्ड्रेन ऑफ द एवेन्यू यूज टू प्ले टुगेदर इन द फील्ड। जो क्या होता था कि जो उस रास्ते पे अधिकतर क्या करते थे, बच्चे खेला करते थे। कौन कौन से बच्चे जो वहाँ पर खेला करते थे और सब लोग साथ में वहाँ पर खेला करते थे, उस फील्ड में खेला करते थे, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। डेविनस, द वोटर्स, द डंस, निटिलकियो एंड द क्रिपल, ये सारे के सारे क्या करते थे, वहाँ पर खेला करते थे। कहाँ पर खेला करते थे? उस स्थान पे खेला करते थे। एंड हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स अर्नेस्ट हाउएवर नेवर प्लेड, और उसके भाई और बहन भी खेला करते थे। देखो कौन कौन खेला करते थे उसमें, डेविनस था, वोटर्स था, डंस था, कियोफ थी, है ना, ट्रिपल थी, ये सारे के सारे वहाँ पर खेला करते थे। ये तो पड़ोस के बच्चे हुआ करते थे, लेकिन साथ साथ में जो थी जो उनके ब्रदर्स और सिस्टर भी खेला करते थे। लेकिन यहाँ पर एक नाम उसने बताया है, अर्नेस्ट वहाँ पर नहीं खेला करता था। ही वॉज टू ग्रोन अप, क्योंकि वह अब बड़ा हो चुका था। हर फादर यूज ऑफन टू हंट देम इन एंड आउट ऑफ द फील्ड विद हिज ब्लैक थ्रोन स्टिक। वह उनको, जो उनके पिताजी थे, वो क्या किया करते थे कि उनके पिता उनको वहाँ पर खेलने नहीं दिया करते थे और उन्हें धमकाया करते थे। एंड आउट द फील्ड विद, और उस खेत, उस खुली स्थान से निकालने के लिए वह ब्लैक थ्रोन स्टिक का यूज़ किया करते थे। बट यूजुअली लिटिल क्योफ यूज टू कीप निक्स एंड कॉल आउट व्हेन ही वाज हर फादर कमिंग। देखो निक्स का जो मतलब है वो क्या है? निक्स का मतलब होता है एन ओल्ड स्लैंग वर्ड ओरिजिनली यूज्ड बाय द थीव्स। किसके लिए यूज़ किया जाता है? चोरी छुपे के लिए या चोरी के लिए। टू रिफर टू मेंबर ऑफ ए गैंग हु केप्ट
है ना, क्या करती है, यहाँ पर ये कहा गया है कि नेक्स्ट वर्ड का एक पुराना वर्ड है वो इसलिए यूज़ किया जाता है, या तो नेक्स्ट एक गैंग होता है जिसमें एक व्यक्ति जासूसी करता है या फिर चोरी के लिए यूज़ किया जाता है। तो कियोफ को क्या करते थे, जो कियोफ थी वो क्या करती थी, जासूसी किया करती थी, किसकी, उसके पापा के आने की, समझ गए। तो यहाँ पर वो क्या करती थी, ध्यान रखा करती थी, किसका, उसके पापा के आने का। क्यों, क्योंकि वह बच्चों को उस खुले स्थान पे खेलने नहीं दिया करते थे और ब्लैक थ्रोन एक छड़ी लाया करते थे, उससे उनको डराया करते थे या पीटा करते थे। स्टिल दे सीम टू हैव बीन रेदर हैप्पी देन, हर फादर वॉज नॉट सो बैड देन। स्टिल दे सीम टू हैव बीन रेदर हैप्पी देन, और तब क्या हुआ करते थे, देखो, हर फादर वाज नॉट सॉरी, यहाँ पर स्टिल दे सीम टू बी रेदर हैप्पी देन, और तब उसके पिता जो थे वह क्या करते थे, खुश हुआ करते थे, सॉरी, स्टिल दे सीम टू हैव बीन रेदर हैप्पी देन, तब वे बड़े खुश हुआ करते थे। हर फादर वाज नॉट सो बैड देन, क्योंकि उसके पिता भी इतने बुरे नहीं थे। मतलब यहाँ पर कहा गया है कि वो बच्चे उस समय खुश थे, उनके पिता उन्हें डांटते जरूर थे लेकिन वे इतने बुरे नहीं थे। एंड बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त, हर मदर वॉज अलाइव, उसकी माता भी जिंदा थी। दैट वॉज ए लॉन्ग टाइम अगो, ये बहुत लंबे समय की बात हो गई है। सी एंड हर ब्रदर्स एंड हर सिस्टर वर ऑल ग्रोन अप, उनके भाई बहन और उनकी जो उनकी भाई और बहनें क्या हो चुकी है, बड़े हो चुके हैं। हर मदर वाज डेड, और उनके जो माता जी है वो चल बसी है, पास्ट अवे हो गई है। एंड टीजी डन वाज डेड, और डन भी क्या हो गया है, मर चुका है। एंड द वोटर्स हैड गॉन बैक टू इंग्लैंड, और वोटर जो उनका दोस्त था, खेला करता था, वह इंग्लैंड जा चुका है। एवरीथिंग चेंजेस, प्रत्येक चीज़ चेंज हो चुकी है। नाउ सी वॉज गोइंग टू गो अवे लाइक द अदर्स टू लिव हर होम, और अब वह भी क्या करना चाहती है, नाउ सी वॉज गोइंग टू गो अवे लाइक द अदर्स टू लिव हर होम, अब वह भी अपने उस घर को छोड़ने जा रही है जिस तरह से अन्य लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया है। तो इस तरह से बच्चों देखो, हमने आज शुरुआत की है एवलाइन चैप्टर की, जिसमें कुंवारी कन्या के बारे में बताया गया है। आगे इस कहानी में क्या क्या चीज़ें हमारे सामने आएगी। अभी तो हमने दो ही चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है कि जब वह बचपन में थी, जब उसकी माँ जिंदा थी, तो कैसे उसके साथ सभी लोग प्ले किया करते थे, कैसे वो लोग हैप्पीली रहा करते थे। लेकिन आज जो सिचुएशन है वह बिल्कुल क्या हो गई है, चेंज हो गई है, और इस सिचुएशन में आगे क्या होने वाला है इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर समझ में आए तो अब नहीं समझ में आए तो आप अपनी लाइव जो इंग्लिश लिटरेचर की क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। जैसे ही ये वीडियो ख़त्म होता है तो मैं इसमें तो अपना बुक में तो इंट्रोडक्शन दे ही रखा है, इसके साथ साथ मैं एक सरल भाषा में, एक इजी लैंग्वेज में जो मैंने इनके बारे में लिखा है अबाउट द पोएट, अबाउट द राइटर, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। थैंक यू।